वेलकम टू विराट आईएएस अकेडमी सहारनपुर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं उस टॉपिक का संबंध हमारे सिविल सर्विसेज के मेंस के टॉपिक से है। सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडीज़ मेंस में जो जीएस का सेकंड पेपर है जिसके टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। जीएस 2 मेंस के टॉपिक्स में पहला टॉपिक पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दूसरा टॉपिक है गवर्नेंस। तीसरा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और चौथा टॉपिक है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जिसे सोशल इशू से रिलेट किया जाता है। तो इन टॉपिक्स में अगर आप गहनता से विश्लेषण करेंगे, एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि पॉलिटी का पार्ट काफ़ी बड़ा पार्ट है। GS2 जो 250 मार्क्स का है सिविल सर्विसेज के मेंस में, तो इसमें ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो सोशल जस्टिस का टॉपिक है ये भी कहीं ना कहीं एसोसिएट होता है जाकर के इसी पॉलिटी और गवर्नेंस से। तो इसी GS2 मेंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत का सामना होता है, आज हम उसी पर चर्चा करने चल रहे हैं, जिसका नाम है संविधान संशोधन और आधारभूत ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लॉ की बात करें, विधियों की बात करें, तो 2 प्रकार की विधियों का उल्लेख किया गया है। संविधान में 2 प्रकार की विधियां हैं, 2 प्रकार के लॉज मेंशन हैं। पहली विधि जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है वो है सामान्य विधि। सामान्य विधि यानी ऑर्डिनरी लॉ। और दूसरी विधि जो बहुत इंपॉर्टेंट विधि है वो कहलाती है संवैधानिक विधि। इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और सामान्य विधि को कहेंगे ऑर्डिनरी लॉ। सामान्य विधि का जो मेंशन किया गया है संविधान में वो अनुच्छेद 246 में किया गया है, 246। और संवैधानिक विधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, 368 में। संवैधानिक विधि का संबंध संविधान संशोधन से है। संवैधानिक विधि का संबंध है संविधान संशोधन से। सामान्य विधि का मतलब है, देखिए, यदि आपसे कोई प्रश्न ये पूछेगा कि संसद का क्या कार्य है, तो संसद का कार्य है विधि निर्माण करना। और संसद जो विधि को बनाती है वो सामान्य विधि के तहत बनाती है। सामान्य विधि के तहत संसद क्या करती है? देखिए, संसद साधारण बहुमत से विधि का निर्माण करती है। हम अभी डिस्कस करेंगे कि साधारण बहुमत या ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या होती है। दूसरा, इस सामान्य विधि के अंतर्गत देखिए, भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण कर दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो जो संघ सूची है, संघ सूची पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, राज्य सूची पर विधि निर्माण का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, और समवर्ती सूची पर दोनों को दिया गया है। तो यूनियन लिस्ट अर्थात संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य विधानमंडलों को। और समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट पर विधि निर्माण का अधिकार, लॉ मेकिंग का जो अथॉरिटी दी गई है वो विधानमंडल और संसद दोनों को दी गई है। संसद एवं विधानमंडल दोनों। 246 के तहत जो
विधि बनाई जाएगी वो विधि साधारण बहुमत से बनेगी। इस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, साधारण बहुमत का मतलब है कि जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के कोरम का बहुमत, कोरम यानी गणपूर्ति जिसे बोलते हैं, संसद की कार्रवाई को चलाने के लिए एक सदस्यों की निश्चित संख्या का होना आवश्यक है। यदि सदस्य उस संख्या से कम होंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चल पाएगी। तो साधारण विधि को हम उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह से इससे विधि निर्माण किया जा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में सदस्य संख्या है 545 और इनका कोरम कब होगा, यानी लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो 545 का 1/10 होता है लगभग 55, और 55 क्योंकि बहुमत चाहिए तो इस कोरम का बहुमत चाहिए, तो 55 का बहुमत होगा लगभग 28। तो अगर 28 मेंबर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 28 मेंबर लोकसभा में उपस्थित होंगे तो विधि निर्मित होगी, लॉ विल बी फॉर्म्ड। इसी प्रकार जो संसद का ऊपरी सदन है, अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहते हैं, यहां सदस्य संख्या है 245 और यहां की कार्रवाई चलाने के लिए भी कोरम चाहिए, यानी इसका 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। तो इसका कोरम बैठता है लगभग 25, और 25 का बहुमत कितना होगा? लगभग 13। तो अगर 13 सदस्य राज्यसभा में उपस्थित होंगे तो विधि निर्मित होगी, विधि बनेगी, कानून बन जाएगा। तो इस तरह से बने हुए कानून को सामान्य विधि से बना हुआ कानून कहा जाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 इसी का मेंशन करता है, इसी का वर्णन करता है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रकार से जो कानून बनते हैं सामान्य विधि से, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। जैसे सामान्य विधि से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित कानून है, यानी नए राज्य को बना देना भारत संघ के भीतर, यूनियन ऑफ इंडिया के भीतर, या नए राज्य की सीमा में कोई चेंज कर देना, या अगर किसी स्टेट का नाम बदलना हो तो वो सामान्य विधि यानी आर्टिकल 246 के अंतर्गत जो प्रक्रिया वर्णित की गई है उसके द्वारा बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3 के अलावा इस प्रकार से जो कुछ राज्यों में आप देखते हैं कि विधान परिषदें भी हैं, तो सामान्य विधि से जो संशोधन किए जा सकते हैं, आइए उसके कुछ प्रमुख चेंजेस देख लेते हैं जिन्हें हम सामान्य विधि से संशोधित कर सकते हैं। पहला है, अनुच्छेद 3 के द्वारा किसी राज्य के नाम, आकार और क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये सामान्य विधि से किया जा सकता है। सामान्य विधि अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो प्रक्रिया वर्णित की गई है उसमें 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, इसको भी उससे संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा इस सामान्य विधि से और क्या संशोधन किया जा सकता है? इसके अलावा जो राज्य में विधान परिषदों का निर्माण है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का फॉर्मेशन, इसको भी सामान्य विधि से संशोधित किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम सामान्य विधि से संशोधित कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनुच्छेद 368 है, जो संवैधानिक विधि है, आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु यही विधि है। इस अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान को संशोधन कर सकते हैं। वास्तव में सामान्य विधि केवल विधि निर्माण के लिए है, और सामान्य विधि के द्वारा उठाया गया संसद के द्वारा कोई भी कदम संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आता। दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
कैटेगरी। अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया डिस्कस की गई है, पूरा प्रोसेस डिस्कस किया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 368 के 2 खंडों का वर्णन है। एक अनुच्छेद 368(1), दूसरा अनुच्छेद 368(2). अनुच्छेद 368(1) ये कहता है कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, और 368(2) ये बताता है कि विशेष बहुमत से संविधान का संशोधन करना होगा। तो आइए अब हम चर्चा करने चल रहे हैं कि अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन क्या है और भारत के संविधान में कितने तरह से संशोधन किया जा सकता है। पहले हम संशोधन का यानी अमेंडमेंट का अर्थ समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट कहते किसे हैं। संविधान संशोधन का मतलब है संविधान में किसी चीज को घटाना या संविधान में किसी चीज को बढ़ाना। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हिस्सा, कोई पार्ट कम कर दिया जाए या किसी पार्ट को इंक्रीज कर दिया जाए, तो ऐसा केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है, और ये 368 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन दिया गया है, इसकी 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। 3 प्रक्रियाएं। पहली प्रक्रिया साधारण विधि से संशोधन हो सकता है, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन हो सकता है, और तीसरा संशोधन यानी संविधान में कुछ घटाना या बढ़ाना हो तो विशेष बहुमत और इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधान मंडलों का अनुसमर्थन, यानी जो विधानसभाएं हैं या जहां विधान परिषद है वहां दोनों, इनके अप्रूवल से ही संविधान संशोधन ये तीसरे लेवल का किया जा सकता है, प्लस विशेष बहुमत। तो जो सामान्य विधि से संविधान में संशोधन होता है, इसे वास्तविक अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इस सामान्य विधि से होने वाले, बनने वाली विधि को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। संविधान संशोधन केवल दो ही मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन और दूसरा संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन। इस विशेष बहुमत का मतलब यह है कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, संपूर्ण बहुमत है संसद का, संपूर्ण बहुमत से क्या अभिप्राय है, 545 टोटल सदस्य संख्या है लोकसभा की, 545 का बहुमत होगा 273, तो इस 273 का 2/3 उपस्थित होना चाहिए। तो विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3 बहुमत कुल सदस्य संख्या की बहुमत का। यहां पर आप अंतर महसूस करिए, जब हमने साधारण विधि की बात की थी तो ऐसी विधि सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से निर्मित हुई थी और इसके लिए केवल 28 सदस्यों का होना पर्याप्त था। तो साधारण विधि कोरम के बहुमत से निर्मित होती है, लेकिन संविधान संशोधन विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से निर्मित होता है, अर्थात संपूर्ण बहुमत का 2/3। और जो तीसरे टाइप का जो संशोधन है, इसमें 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम 50% भारत के राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक होता है। अर्थात इस समय भारत के लगभग 30 राज्यों में 2 केंद्र शासित सहित विधानसभाएं मौजूद हैं। तो इन 30 में से यानी 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर तो विधानसभा है नहीं, और 2 केंद्र शासित हैं दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर विधानसभाएं मौजूद हैं। तो 30 में से कम 15 विधानसभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। तो 15 विधानसभाएं या विधानमंडल अगर साधारण बहुमत से
अब शब्दों पर आप गौर कीजिएगा, मैंने शब्द यूज किया कि जब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन कुछ संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए चाहिए होगा, तो 2/3 बहुमत के साथ 15 विधानसभाएं अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगी। ऐसा संविधान संशोधन तब माना जाएगा, और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक विशेष बहुमत से होने वाला संविधान संशोधन था, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे तब से ये अटका रहा। ये संविधान में संशोधन हो क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि एक तो इसे विशेष बहुमत से पारित करना था, दूसरे इसे पारित और लागू करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का सपोर्ट, अप्रूवल आवश्यक था, जो बन नहीं पा रहा था, यानी राज्यों की सहमति नहीं मिल रही थी, इसीलिए अटका हुआ था। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने इस पर सहमति बना ली, सभी राज्यों से सहमति बन गई, और सहमति के बाद फिर ये प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो तीसरा टाइप है संविधान को संशोधित करने का, ये संविधान की बेहद कठोर प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से होने वाला संशोधन संविधान की काफी कठोर संविधान संशोधन माना जाता है। भारत में इस प्रकार से जो संशोधन हो सकता है, उसमें संविधान कई प्रकार के प्रावधान देता है कि इन चीज़ों का संशोधन कठोर प्रक्रिया से किया जाएगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, देश में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में अगर कोई चेंजेस लाने हैं, कुछ घटाना है, कुछ बढ़ाना है, तो ऐसा अनुच्छेद 368 के तहत इस विशेष यानी इस कठोर प्रक्रिया से ही संविधान में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा इस कठोर प्रक्रिया से और क्या संशोधन किया जा सकता है? 7वीं अनुसूची में जो 7th शेड्यूल है, अगर इसमें कोई चेंजेस करने होंगे तो भी इस कठोर प्रक्रिया से, यानी जो तीसरे टाइप की प्रक्रिया है, उसी से संशोधन होगा। इसके अतिरिक्त भारत की संसद का जो ऊपरी सदन है यानी राज्यसभा, राज्यसभा में हम जानते हैं कि जो सदस्य आते हैं वो सदस्य भारत की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत के राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो राज्यसभा में अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व है। तो अगर इस प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव करना होगा तो भी इस विशेष प्रक्रिया से ही ऐसा संशोधन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वयं अनुच्छेद 368, जिसमें कि संविधान संशोधन का प्रोसेस यानी प्रक्रिया है, अगर कोई इसमें चेंजेस करना होगा तो यह भी विशेष बहुमत से होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 162 में जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, यह जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर, अगर एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सपेंड करना होगा, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, अगर इनका विस्तार करना होगा तो ऐसा भी केवल विशेष संशोधन के द्वारा ही किया जा सकेगा। तो साधारण विधि से किया गया संशोधन मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसको वास्तविक अर्थों में संविधान संशोधन नहीं कहते, ये सामान्य विधि ही कहलाती है। वास्तव में संशोधन तो यही है या यही है। तो ये प्रावधान क्योंकि इस कठोर प्रक्रिया के द्वारा होते हैं, इनके अलावा जितने प्रावधान संशोधित होंगे वो इस दूसरी प्रक्रिया से होंगे। तो अगर हम इन्हें तैयार कर लेते हैं जो कठोर प्रक्रिया से आएंगे, तो इसके अलावा जो प्रोविजन बचते हैं संविधान में संशोधन करने के, वो नंबर 2 की इस प्रक्रिया यानी केवल 2/3 बहुमत से संशोधित मान लिए जाएंगे या हो जाएंगे। इसके लिए आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक नहीं होगा, यानी नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ at least half of the state's legislature will not be required to amend the second type of amendment।
एक्सक्लूडिंग दीज, इनको छोड़कर। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 काफी विवाद का विषय रहा है, ये हमने बेसिक अभी तक डिस्कस किया। लेकिन यहाँ से एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई और जिसने भारत के संविधान की दशा और दिशा इसे पूरी तरह बदलने का काम किया। वो कंट्रोवर्सी क्या थी? देखिए, उस कंट्रोवर्सी पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। ये संविधान की काफ़ी गहरी बातें हैं। अगर आप संविधान की इन गहरी बातों को समझ लेते हैं तो GS2 का जो मेंस का पेपर है, आप देखेंगे कि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की लाइन लगी रहती है। आपको क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट समय सीमा के भीतर आप कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि संविधान में जो अनुच्छेद 368 है, इस अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की विधि यानी प्रोसेस, विधि यानी लॉ, और प्रोसेस यानी प्रक्रिया, ये दोनों हैं। अब ये जो संविधान संशोधन विधि आर्टिकल 368 में दी गई है और 368 ये कहता है कि संविधान को संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, तो 368 संसद को पूरा अधिकार दे रहा है संविधान को संशोधित करने का। उधर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान के पार्ट 3 में, वहां एक आर्टिकल है 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई ऐसी विधि, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को समाप्त करती हो या सीमित करती हो, ऐसी विधि अवैध होगी। इसका इंग्लिश टेक्स्ट मैं पढ़ देता हूं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कहा गया है कि एनी सच लॉ दैट रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स और दैट रिपील द फंडामेंटल राइट विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड, अर्थात उसे माना नहीं जाएगा। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि अनुच्छेद 13 खंड 2 और अनुच्छेद 368 इन दोनों में टकराव है, दोनों में विरोधाभासी बातें हैं। अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है, संविधान संशोधन की जो शक्ति है और जो प्रक्रिया है, ये संसद के हाथ में है। यानी संसद जो चाहे कर सकती है, संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है। और 13(2) ये कह रहा है कि अगर मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जाएगा या कम किया जाएगा तो ऐसा संशोधन माना नहीं जाएगा। तो दोनों विरोधाभासी बातें हो गई और यहीं से एक ऐसा विधिक विवाद आरंभ हुआ जिसका समापन 1951 से शुरू होकर समापन होता है 1980 में या 1973 में। तो ये एक बहुत लंबी एक डिबेट है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहुत सारे केसेस आते गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस संदर्भ में अलग अलग निर्णय और अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो इस विधि शब्द को लेकर काफी विवाद हो गया। 368 में जो विधि शब्द है यानी लॉ शब्द है और 13(2) में जो लॉ शब्द है, ये दोनों आपस में टकराने लगे। इसका मतलब ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन पहुंचा, बार बार वो क्वेश्चन पहुंचा, वो क्वेश्चन ये था कि अनुच्छेद 13 खंड 2 में जो विधि शब्द लिखा है और 368 में जो विधि शब्द लिखा है, आखिर क्या 13(2) में लिखे गए विधि शब्द में
368 वाला विधि शब्द शामिल है या नहीं है। अगर 13(2) में लिखे गए इस विधि शब्द में 368 वाला विधि शब्द शामिल मान लिया जाए तो संसद को मूल अधिकारों में कोई चेंज, संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। आप 13(2) का टेक्स्ट पढ़िए। ये कहता है कि कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी विधि संसद नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त कर दे या सीमित कर दे। तो अगर इस विधि में हम ये वाली विधि उठाकर यहाँ रख दें तो उत्तर क्या आता है? उत्तर आता है अवैध, यानी नहीं। और अगर इस विधि में 13(2) में जो शब्द विधि लिखा है, इसमें 368 में लिखा हुआ विधि शब्द शामिल नहीं है, तब संसद को अधिकार होगा कि वह मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 13(2) ये कहता है कि संसद कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को खत्म कर दे, मूल अधिकारों को कम कर दे या मूल अधिकारों को छीन ले। ऐसा कोई विधि, ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार संसद को भी नहीं है। ये कहता है 13(2). उधर 368 ये कहता है कि संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को है। तो अब कौन सी बात मानी जाएगी, ये डिबेट थी। और क्योंकि हमारे संविधान का संरक्षक या गार्जियन, प्रोटेक्टर बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, तो जब भी कोई संविधान का कोई पेंच फंसेगा, कोई इंट्रिकेसी, कोई जटिलता आएगी, तो उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदरता के और बहुत विद्वता के साथ इस प्रश्न का समाधान किया। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था, उलझन यही थी कि अगर 13(2) में लिखा हुआ विधि शब्द में 368 वाला विधि शब्द शामिल नहीं है, यानी ये विधि अलग है और ये विधि 368 वाली अलग है, तब तो संविधान संशोधन होगा। लेकिन अगर 13(2) में लिखा हुआ विधि और ये विधि, ये दोनों सेम है, तो ये अवैध आ जाएगा। तो इसका हम एक समीकरण बना लेते हैं ताकि याद करने में हमें सरलता हो जाए। तो अगर 13(2) इजिकल टू 368 है, अगर दोनों बराबर हैं, यानी इसका विधि और इसका विधि बराबर है, तो संसद संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन अगर 13(2) में लिखी हुई विधि और 368 में लिखी हुई विधि बराबर नहीं है, तो तब संसद संशोधन कर सकती है। अब देखिए, संसद तो यही चाहेगी ना कि हमें पूरे के पूरे संविधान को संशोधन करने का राइट मिले, हम जैसे चाहे देश को चलाएं, अपनी इच्छा से देश को चलाएं। संसद तो यही चाहेगी और संसद ऐसा चाहती भी थी। उधर भारत का संविधान जब 26 जनवरी सन 50 को लागू हुआ, तो पहला संविधान संशोधन सन 51 में, यानी उसके अगले ही साल कर दिया गया। और अगले साल जो संशोधन हुआ उसमें कुछ संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया, क्योंकि भूमि सुधार कानून लाए गए, जमींदारी को समाप्त किया गया देश से। तो जिनकी ज़मीनें चली गई वो सुप्रीम कोर्ट जाने लगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहने लगे कि हमारी संपत्ति हमसे छीनी नहीं जा सकती। तो काफ़ी दिक्कतें आई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया कि भैया इनकी ज़मीनें आप ना लीजिए। तो इस जटिलता को दूर करने के लिए संसद ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन लाई संसद 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951। मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, आपने अगर ये लिख लिया हो तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि पहला संविधान संशोधन पारित किया 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। क्योंकि 1950 में 26 जनवरी को तो संविधान लागू हुआ ही था, तो 26 जनवरी को संविधान लागू हो रहा है और इसके अगले ही साल यानी 1950 के बाद 1951 आएगा, तो पहला संविधान संशोधन कर दिया गया। इस पहले संविधान संशोधन को करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जमींदारी को हटाने के कानून लाए गए थे, ज़मीन की सीलिंग तय की गई थी। एक व्यक्ति
कितनी ज़मीन रख सकेगा ये तय किया गया था। तो अब जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें थीं, अब सरकार उनकी ज़मीनें लेने जा रही थी और उनकी ज़मीनें, जो ज़मीन की जुताई करने वाला था, बटाई करने वाला था, टिलर, उसे देने जा रही थी। तो ज़मींदार इस बात के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, अपनी ज़मीनें देना नहीं चाहेंगे। तो उनकी संपत्ति के अधिकार को छीनने के लिए, सीमित करने के लिए ये पहला संविधान संशोधन लाया गया। इस पहले संविधान संशोधन से क्या किया गया? संविधान में अनुच्छेद 31A जोड़ा गया, 31B जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9th शेड्यूल। उल्लेखनीय बात यह है कि मौलिक संविधान में, यानी जो ओरिजिनल संविधान बना था, उसमें 395 अनुच्छेद तो थे, 8 अनुसूचियां थी, और 9वीं अनुसूची आज़ादी के बाद जुड़ी, यानी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 9वीं अनुसूची को जोड़कर संसद ने प्रावधान ये कर दिया कि जो सब्जेक्ट, जो मैटर इस 9वीं अनुसूची में डल जाएगा, उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं होगा। तो जो विषय इस 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होगा, न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। अब संसद के लिए ये एक बहुत बड़ा रामबाण हथियार हाथ लग गया। संसद जिस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से बचाना चाहती, उसे 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता। हालांकि शुरुआत में इस 9वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट ही रखे गए थे। उधर 31A और 31B अनुच्छेद जोड़कर संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया था। हालांकि अनुच्छेद 15(4) के द्वारा भी स्वतंत्रताएं भी सीमित की गई थी। तो मूल रूप से तो संपत्ति का मामला था। तो इस पहले संविधान संशोधन के बाद स्थिति ये बन गई कि संपत्ति के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और जो विषय न्यायपालिका के दायरे से संसद बाहर रखना चाहती थी, उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। तो डाल दिए गए बहुत सारे सब्जेक्ट। तो इस विवाद के लिए कि क्या संसद को संशोधन करने का राइट है, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इस विवाद से संबंधित ही प्रमुख वाद जो है, जो प्रमुख लिटिगेशन था, प्रमुख केस था 1951 वाला, वो शंकरी प्रसाद केस था। शंकरी प्रसाद वाद या शंकरी प्रसाद केस 1951। इस शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट को क्या डिसाइड करना था? निर्धारित ये करना था कि क्या अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ जो विधि शब्द है वो और 368 में जो संवैधानिक संशोधन विधि है, क्या ये दोनों बराबर हैं, एक ही बात है, ये अलग अलग हैं? तो ये कोई मामूली केस नहीं था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि 13(2) में लिखा हुआ लॉ और 368 में लिखा हुआ लॉ यानी विधि दोनों बराबर नहीं है, ये विधि अलग है और ये वाली विधि अलग है, तो इसका मतलब ये होगा कि संसद फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है। और अगर शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ विधि और 368 में लिखा हुआ संवैधानिक संशोधन विधि समान है, तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा कि संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो शंकरी प्रसाद केस में आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित जो विधि है, इस विधि में 368 में दी गई
संवैधानिक संशोधन विधि शामिल नहीं है। तो जब यह कह दिया कि शामिल नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में, फंडामेंटल राइट में भी, मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। तो यहां संसद को कोई आपत्ति ही नहीं थी, क्योंकि ये बात संसद के फेवर में थी और संसद भी यही चाहती थी कि हमें मूल अधिकारों को भी संशोधित करने की शक्ति प्राप्त हो। तो प्रश्न ये था कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति क्या दोनों हैं या केवल एक है? तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का समाधान कर दिया और कहा कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी है और शक्ति भी है। तो प्रक्रिया का क्या मतलब है? तो शक्ति हमने समझ लिया। शक्ति का मतलब क्या है कि संसद संशोधन कर सकती है, और प्रक्रिया का मतलब वो तरीका, वो प्रोसेस, वो मेथड है जिससे संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। आइए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है जो 368 में वर्णित की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में देखिए, पहला प्रावधान तो ये है कि संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका दूसरा तरीका यह होगा कि संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होगा। तीसरा, आप ये जानते हो कि जब भी कोई विधेयक, एक्ट बनता है, अधिनियम बनाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों से पारित होकर उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास जब ये जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, तो राष्ट्रपति को अपना अनुमोदन इस पर देना ही होगा। यानी राष्ट्रपति बाध्य हैं, मजबूर हैं संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए। किसी वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति नहीं कर सकते। प्रक्रिया का चौथा बिंदु यह है कि जो राज्य के विधानमंडल हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उन्हें संविधान संशोधन के बारे में कोई अधिकार नहीं होगा। यानी जो शुरुआत होगी संविधान संशोधन की, राज्य विधानमंडलों की पहल पर संविधान संशोधन नहीं होगा। और पांचवा और अंतिम बिंदु प्रक्रिया का यह है कि ऐसा विधेयक जो संविधान संशोधन से संबंधित है उस पर राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन, पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होगी, वो बाद में जाएगा। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। यह है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया पर किसी को कोई एतराज नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ऑब्जेक्शन अगर था तो ऑब्जेक्शन इस शक्ति के ऊपर था और इस शक्ति में लिखे हुए इस विधि शब्द के ऊपर था। ऑब्जेक्शन ये था कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है इसकी सीमा क्या है? आखिर कहां तक ये संविधान को संशोधित कर सकती है? क्या पूरे संविधान के किसी भी हिस्से को संसद अगर चाहेगी तो बदल देगी? क्या पूरे संविधान को घटा देगी, बढ़ा देगी? क्या संसद मूल अधिकारों को भी हटा सकती है? इस पर संशय था, इस पर डाउट था, इस पर जटिलता थी। और इस जटिलता, इंट्रिकेसी को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने का, सुधारने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले केस में जब शंकरी प्रसाद केस 1951 सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति भी है, दूसरा प्रक्रिया भी है, और तीसरा अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द में 368 में दी गई संशोधन विधि शामिल नहीं है। यह आउटपुट था शंकरी प्रसाद केस का। अब देखिए इसके बाद संसद ने क्या किया, 17वां संविधान संशोधन पारित किया।
17वां संविधान संशोधन 1964। और ये जो 9वीं अनुसूची थी जिसके बारे में हमने पढ़ा कि अगर कोई सब्जेक्ट, कोई विषय इस 9वीं अनुसूची में रख दिया संसद ने तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर सकेगा, सुप्रीम कोर्ट भी उसकी समीक्षा, रिव्यू नहीं कर सकेगा। तो 17वें संविधान संशोधन से संसद ने 45 नए विषय डाल दिए 9वीं अनुसूची में। अब ये संसद के हाथ एक बहुत बड़ा हथियार लग गया 9वीं अनुसूची। जिस मुद्दे को न्यायिक प्रक्रिया से संसद बचाना चाहती उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता। तो 17वें संशोधन के द्वारा ऐसा कर दिया गया जिसे सॉरी अब इसको चुनौती दी गई एक और केस में जिसका नाम था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात नहीं की बल्कि उन्हीं बातों को दोहराया जो शंकरी प्रसाद केस में कही गई थी। यानी ये कह दिया कि 13(2) में दी गई विधि में 368 में दी गई संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है, इसलिए संसद मूल अधिकारों सहित किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है और 368 में संविधान संशोधन की शक्ति भी है और प्रक्रिया भी है। अब इस सज्जन सिंह केस के बाद अगला महत्वपूर्ण वाद जो मूल अधिकारों से संबंधित है वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये 1967 का केस है और यही वो केस था जहां से संसद और न्यायपालिका के बीच एक टकराव की शुरुआत हुई। यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णयों को उलट दिया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 में जो संवैधानिक संशोधन विधि शब्द है और 13 खंड 2 में जो विधि शब्द है ये दोनों विधि शब्द समान हैं। यानी 13(2) में दिया गया विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल है। और मैंने आपको बताया था कि जब शामिल है, ये विधि शामिल है, तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये मतलब हुआ गोलकनाथ केस का। तो गोलकनाथ केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये कहा कि 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है। अभी तक क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में कि 13(2) के में विधि शब्द शामिल नहीं है। यहां क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि 13(2) में दिए गए विधि में 368 वाली विधि शामिल है। यहां कहा शामिल नहीं है, शामिल नहीं थी तो संशोधन कर सकती थी, यहां शामिल है तो संशोधन नहीं किया जा सकता। और यहां कहा था कि 368 में शक्ति और प्रक्रिया दोनों हैं, यहां कहा कि केवल प्रक्रिया है यानी तरीका है किस तरीके से होगा, लेकिन शक्ति नहीं है। अर्थात पूरे के पूरे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो बेहद पवित्र हैं, वो संसद की संशोधन की शक्ति से परे हैं, संसद उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये कहा गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में कहा कि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट अत्यंत पवित्र हैं, मोस्ट पायस हैं और संसद इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब संसद के अधिकार यहां कम कर दिए और जब अधिकार कम किए तो संसद को बेचैनी पैदा हो गई क्योंकि अब संसद खुलकर अपना काम नहीं कर पाएगी, जिस तरह से संविधान को चलाना चाहेगी नहीं चला पाएगी। तो ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी 71 में। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, गोलकनाथ के केस के बाद जो दिक्कतें पैदा हो गई सत्ता चलाने के लिए उनको पलटने का काम किया और इंदिरा गांधी सरकार सन 71 में एक संविधान संशोधन लेकर आई जो 24वां संविधान संशोधन माना जाता है।
ये 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी लेकर आई और इस संशोधन में गोलकनाथ केस के बाद उपजी परिस्थितियों से निपटने का प्रयास इंदिरा गांधी सरकार ने किया। तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा क्या किया गया कि गोलकनाथ केस के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, उनके कंटेक्स्ट में 24वां संविधान संशोधन सन 71 इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई। तो सरकार द्वारा ये उठाया गया कदम था। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम में अब हमने देखे शुरुआत में पढ़ा था कि जो अनुच्छेद 368 था मौलिक संविधान में, इसमें दो खंड थे, 368(1) और 368 क्लॉज 2। लेकिन जब 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई तो इसमें अनुच्छेद 368 खंड 3 जोड़ दिया गया इंदिरा सरकार के द्वारा। और इस 24वें संविधान संशोधन में ये 368 क्लॉज 3 जोड़कर ये कहा गया कि 13(2) में लिखा गया जो विधि शब्द है, इस विधि शब्द में 368 की संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 368 में लिखी हुई संविधान संशोधन विधि और 13(2) वाली विधि में शामिल है, समान है। लेकिन यहाँ इस चीज़ की वजह से संसद के अधिकार सीमित हो गए और ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करने की पावर अपने हाथ में रखने के लिए 24वां संविधान संशोधन इंदिरा लेकर आई और उसमें मिसेस गांधी ने 368 क्लॉज 3 को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर हासिल करने के लिए। और क्या लिखा गया कि 13(2) में वर्णित विधि शब्द में 368 की संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया था कि 13(2) में जो लिखा हुआ विधि शब्द है, अगर इस विधि शब्द में 368 वाला विधि शामिल होता है तो संसद मूल अधिकारों को संशोधन नहीं कर पाएगी, और अगर शामिल नहीं होता है तो कर सकती है। तो यहां क्या किया, उन्होंने शामिल नहीं किया, ये लिख दिया 368 खंड 3 जोड़कर इंदिरा सरकार ने। अब काफी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ और कहा। सज्जन सिंह केस में कुछ और कहा। लेकिन इन दोनों केस को गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। 11 जजों की बेंच थी जिसने उलट दिया था। उसके बाद गोलकनाथ केस से संसद को जो बेचैनी पैदा हुई उसको निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 लेकर आई पार्लियामेंट, यानी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लेकर आई और 368 3 जोड़कर कह दिया कि संसद को पूरा अधिकार है संविधान में संशोधन करने का। इसके बाद संसद ने क्या किया, एक और संविधान संशोधन पास किया, 25वां संविधान संशोधन 72। और इस 25वें संविधान संशोधन से एक नया पार्ट जोड़ दिया आर्टिकल 31 में, 31C। उल्लेखनीय बात यह है कि संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने के लिए, लिमिट करने के लिए 31A जोड़ा गया था, आपको याद होगा, और 31B जोड़ा गया था जिससे संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया था। और ये किस संविधान संशोधन से जुड़ा था, पहले संविधान संशोधन से। अब 31B के बाद 31 में ही एक और क्लॉज जोड़ दिया C, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लॉज है जिसे आज मान्यता प्राप्त है। इसमें क्या कहा संसद ने कि अनुच्छेद 39B और 39C, ये दोनों अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद हैं। आप जानते होंगे बेहतर तरीके से
कि 39B और C में कहा गया है कि एक व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति नहीं रख सकता। मैं मोटे तौर पर इसका टेक्स्ट बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये टेक्स्ट, ये कथन हमें यहाँ पढ़ना है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। 39B और C में कहा गया है कि सरकार संपत्ति का बंटवारा इस तरीके से करेगी कि एक व्यक्ति के हाथों में सारी संपत्ति जमा ना हो जाए, ये 39B C कहता है। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, कानून बनाना बाध्यकारी नहीं होता। न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों को संबंध में लागू नहीं कर सकता। तो 39B C के संदर्भ में ये अनुच्छेद 31C जोड़ा, 25वां संविधान संशोधन लाकर, और कहा कि 39B C को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, तो इनको छीना जा सकता है। किसके लिए? 39B और C को लागू करने के लिए। और 39B C क्या है? यानी संपत्ति को इस तरह से बांटा जाएगा कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति के पास संपत्ति बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति बहुत अमीर हो और दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, ये कहता है 39B C। तो 31C जोड़कर 25वें संविधान संशोधन से सरकार ने यह तय कर दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, DPSP को हम फंडामेंटल राइट पर प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अब आप देखिए कि पहला संविधान संशोधन आ रहा है सन 51 में, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन आ रहा है सन 71 में गोलकनाथ के केस को पलटने के लिए, और इसके तुरंत बाद 25वां संविधान संशोधन आ रहा है नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने के लिए। तो ये सारी बात हो गई। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण संशोधन आया, 29वां संशोधन। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम 29वें संशोधन पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 31C जोड़ा गया। इसके बाद 29वां संविधान संशोधन लाया गया और 29वां संविधान संशोधन लाकर बहुत सारे विषय नवी अनुसूची में शामिल कर दिए गए। अब देखिए, नवी अनुसूची का लगातार विस्तार होता जा रहा है और हमने डिस्कस किया था कि नवी अनुसूची में अगर कोई सब्जेक्ट शामिल कर लिया जाएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं कर सकेगा। 29वां संविधान संशोधन लाकर बहुत सारे और विषय नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिए गए। अब आप देखिए कि नौवीं अनुसूची को लाया किस लिए गया था, ताकि संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया जाए और जो जमींदारी एबोलिशन कानून थे या संपत्ति का जो अधिग्रहण था उसमें सत्ता को, सरकार को आसानी हो जाए। 31 से 31B ये सब जोड़ा और नौवीं अनुसूची इसलिए डाली ताकि न्यायपालिका इसमें कोई इंटरफेयर ना कर सके, जो विषय नौवीं अनुसूची में डाले जाएंगे। लेकिन अब नौवीं अनुसूची में लगातार नए से नए विषय डाले जा रहे थे और ऐसे विषय भी डाल दिए गए नौवीं अनुसूची में जिनका संपत्ति के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं था। तो इसी संदर्भ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आता है 1973 का, और इस केस में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, 26वें संविधान संशोधन को। इन सब संविधान संशोधनों को इस केशवानंद भारतीवाद में चुनौती दी गई। अब आप ये जान लीजिए कि ये जो केशवानंद भारतीवाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ये भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस है। ये कोई मामूली केस नहीं है। ये वो केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच फैसला देने के लिए बैठी और 13 जजों की इस बेंच ने बहुत मंथन किया
और मंथन इन सारे सवालों पर किया कि क्या मूल अधिकारों को संसद संशोधन कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, तो ये कोई मामूली प्रश्न नहीं थे, ये संविधान में काफ़ी गहराई लिए हुए प्रश्न थे। काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस संदर्भ में किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368(3) सही है, संवैधानिक मान लिया 368(3) को। 368(3) हमने पढ़ा था, जो ये कहता है कि 13(2) में लिखा हुआ विधि शब्द में 368 की संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 31C को भी स्वीकार कर लिया गया, अर्थात इस बात को भी स्वीकार कर लिया गया कि 39BC को लागू करने के लिए, यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों की अवहेलना की जा सकती है, वायोलेशन किया जा सकता है। ये सारी बातें मान ली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 13 जजों की बेंच थी, जस्टिस सीकरी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 6 और 6 जज दोनों एक राय आमने सामने थे। 6 जजों ने कहा कि संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन बाकी 6 ने कहा कि कर सकती है। तो ऐसे में मुख्य न्यायाधीश का जो वोट था वो एक तरफ आ गया और फैसला हुआ 7-6 से, और निर्णय ये हुआ कि संसद पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन एक बात केशवानंद भारती केस में जोड़ दी गई कि संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये संसद के संशोधन की शक्ति से परे है। संसद को अधिकार दे दिया कि आप संविधान के किसी भी हिस्से को बदलिए, घटाइए, बढ़ाइए, मूल अधिकारों को भी घटाइए, बढ़ाइए, लेकिन आप मूल अधिकारों सहित जो भी बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का होगा उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो आया ये इस केशवानंद भारती केस में आया, और बेसिक स्ट्रक्चर को कठोरता से तो डिफाइंड नहीं किया जा सकता, रिजिडली कोई डिफाइन इसको नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है, आधारभूत ढांचे में क्या क्या सम्मिलित है, इसको परिभाषित किया सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर। मैं चंद उदाहरण आपको दे देता हूं, जैसे सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता देश का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना, और बहुत सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया। तो केशवानंद भारती केस के बाद संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया, सीमित किया गया, और ये कहा गया कि ठीक है आप संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर दीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं पाएंगे। इसके बाद संसद 42वां संविधान संशोधन लेकर आई। 1976 में आप जानते हैं कि ये ऐसा संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन में कहा गया, इसमें 368 खंड 4 और 368 खंड 5 फिर जोड़ दिए संसद ने, ताकि केशवानंद भारती केस के बाद जो जटिलता पैदा हुई उससे निपटा जा सके। और 368 खंड 4-5 जोड़कर संसद के द्वारा कहा गया कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकेगा हमारे बनाए गए कानूनों का। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 368 4 और 5 जोड़ दिया गया, और ये कहा गया कि संविधान संशोधन का, किसी भी संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यह है कि किसी भी संविधान संशोधन को लेकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकेगा
और सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं होगा संविधान संशोधन के बारे में अपने विचार देने का या अपना कोई फैसला देने का, वर्डिक्ट देने का। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को संसद यहां सीमित करने का प्रयास कर रही थी। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 का, मिनर्वा मिल्स वाद। और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 368 खंड 4 और 5 को रिजेक्ट कर दिया, इन्हें निरस्त कर दिया और अपनी पहले की स्थिति को बहाल कर दिया, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। क्या कही थी? आप बेहतर तरीके से जान चुके हैं कि संसद मूल अधिकारों सहित किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। और आधारभूत ढांचा क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी न्यायपालिका के सामने, अदालत के सामने किसी भी संशोधन को लेकर चले जाना। किसी भी संशोधन को अगर न्यायपालिका, अदालत गैर कानूनी समझेगी, असंवैधानिक समझेगी तो निरस्त कर सकेगी। इस स्थिति को फिर बहाल कर दिया, जबकि इस स्थिति को पलटने की कोशिश की गई थी संसद के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में। तो मौजूदा स्थिति यह है मिनर्वा मिल्स केस के बाद कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में कोई संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही 9वीं अनुसूची के संदर्भ में, 9th शेड्यूल के संदर्भ में, और ये कहा कि 1973 के बाद जो सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में शामिल किए गए हैं उन सब्जेक्ट्स को भी हम रिव्यू करेंगे, और अगर हम ये पाएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहे हैं या ये गलत हैं तो हम उन्हें बाहर भी कर सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची, जिसको शुरू में इस विचार के साथ लाया गया था कि जो विषय इसमें शामिल होंगे उनका रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मौजूदा स्थिति यह है कि न्यायालय 9वीं अनुसूची में भी हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ से यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शुरू में 18 ही सब्जेक्ट शामिल थे और सन 71 के बाद इसमें 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट जोड़ दिए गए। फिलहाल 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी संख्या लगभग 284 है, और 9वीं अनुसूची को भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो रिव्यू के लिए अपने पास मंगा सकता है। तो आज का हम लेक्चर यहाँ समाप्त करेंगे। होपफुली आज के लेक्चर में, क्योंकि ये संविधान के जटिल पहलू से संबंधित लेक्चर था, ये साधारण बातें नहीं थी, तो इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इस वीडियो को इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है कि आप इसे रिवर्स करके देखें और संविधान के जटिल पहलुओं को समझने का प्रयास करें। इसके बाद आप जब मेंस के क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट जब आपका बनेगा तो मेंस के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।